हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को जिन्ना के 14 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ओके, ये जो वीडियो होगा वो 2 पार्ट में होगा। कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, कुछ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जिन्ना के 14 पॉइंट्स। ये जो जिन्ना है ये मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का फाउंडर या पार्टीशन ऑफ इंडिया में जो एक सबसे बड़े रीज़न थे वो यही थे। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स क्या थे ये तो डिस्कस करेंगे ही, बट उससे पहले उसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये 14 पॉइंट्स उन्होंने दिए क्यों। ओके, मैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग को बता रही हूँ या इसमें लिखी हुई हैं वो सारी मैंने मतलब वो मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी बुक का कोई सोर्स, मेरे खुद के नोट्स, और वो नोट्स भी क्या, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारा रिसोर्स उसके बेस्ड पे है। ओके, और हाँ, हैंड राइटिंग के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे नोट्स हैं, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। नोट्स बनाते हुए बिल्कुल ध्यान नहीं था कि इस पे वीडियो भी बनाऊँगी। तो नोट्स आप लोग प्लीज़ मेरी वॉइस पे जाइएगा, हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग मैंने काफ़ी डिस्टर्बिंग वे से लिखा हुआ है। अभी हिस्ट्री और बैकग्राउंड की बात शुरू करते हैं। ओके, सो जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए कैसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ कि मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन थी, वो क्या थी वो बात की बात है। ठीक है, इसमें ये एक जो मेंशन था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये था कि 10 साल बाद, यानी 1919 में ये एक्ट आया है, 1929 में एक कमीशन बैठाया जाएगा। वो कमीशन देखेगा कि इस एक्ट के तहत जो चीज़ें दी गई थी या जो चीज़ें मुहैया कराई गई थी उसने कितना असर इंडियन सोसाइटी पे डाला और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की इंडिया में ज़रूरत है। बट क्योंकि दोनों तरफ रिवॉल्ट की टेंशन थी, मतलब ब्रिटेन में पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे थे और इंडिया में तो रिवॉल्ट मूवमेंट चल ही रहे थे। तो 2 साल पहले ही कमीशन बैठा ली गई 1927 में, साइमन कमीशन, जो कि सर जॉन साइमन के नाम पर है ये कमीशन। ठीक है, इसे इंडियन लीडर्स ने काफ़ी अपोज किया, क्योंकि इसमें भी कोई इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करा था। एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब इसमें कोई इंडियन नहीं था। इंडियन लीडर्स ने इसे अपोज किया क्योंकि कोई इंडियन इस कमीशन में नहीं था। उनका ये कहना था कि आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और हम ही उसमें नहीं हैं। तो ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इतने कैपेबल हैं, मतलब इतने काबिल हैं, इतने कैपेबल हैं, तो आप लोग खुद ही हमें कोई ऐसे ड्राफ्ट या कुछ ऐसा बना के दिखाइए, कोई रिपोर्ट, जिससे पता चले कि हाँ, कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन खुद के लिए बना सकते हैं। वो ब्रिटिशर्स हम लोग को हमेशा अंडर वैल्यू करते थे। ओके, तो 1927 में कमीशन अपॉइंट की गई। इंडियन लीडर्स ने अपोज किया। इंडियन लीडर्स ने इसे वाइट कमीशन कहा, क्योंकि सारे वाइट थे, यानी सारे यूरोपियंस थे, सारे ब्रिटिशर्स थे, गोरे लोग थे। उसके बाद इंडियन लीडर्स ने, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया था, तो इंडियन लीडर्स ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू उस कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नाम पर है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया वो रीजंस यहाँ पर हैं, बट अभी एक कोट भी देख लेते हैं। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट ऑफ स्लेवरी तक कहा। ओके, अभी क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। सो एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना, जो नेहरू रिपोर्ट में 3 चीज़ें जो मेंशन थी उसमें चेंजेस चाहते थे कि ये 3 चीज़ें हटाकर ये 3 चीज़ें हो जाएं। मतलब उन्हें ये मंजूर नहीं था, उन्हें ये मंजूर था। ठीक है, तो वो कौन सी 3 चीज़ें थी। नेहरू रिपोर्ट में था कि 1/4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी 25%, जबकि जिन्ना चाहते थे कि 1/3 मिले, यानी कि 33% मिले। ओके, नेहरू रिपोर्ट में ज्वाइंट इलेक्ट्रोड की बात की गई थी, जिन्ना को सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए था। नेहरू रिपोर्ट में जो रेजिडुअल पावर है वो सेंटर के पास है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि रेजिडुअल पावर्स प्रोविंसेस को मिले, प्रोविंसेस यानी स्टेट को मिले। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, अभी हम थोड़े 1-2 पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ओके, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, बाकी के पॉइंट्स तो मैं अगले वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। ओके, अभी पहले एक और चीज़, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई गई मार्च 1929 में। ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ये जो 14 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं।
मैंने कीवर्ड्स में लिखा है क्योंकि मुझे लगता है कि जब कीवर्ड्स पढ़ते अगर चीज़ें याद आ जाती है तो आपको लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है पैराग्राफ में। तो आप इसमें से कुछ कुछ चीज़ें उठा सकते हैं पॉइंट्स, अगर आपको अच्छे लगे तो। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना में मतलब इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए और इन 14 पॉइंट्स को उन्होंने आरटीसी, यहाँ पे आरटीसी का मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, आई एम रियली सॉरी मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है चीज़ें। 14 पॉइंट्स को उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सामने रखा, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसमें से कुछ एक्सेप्ट भी कर ली गई, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देख सकते हैं। ओके, अभी ये अब वो 14 पॉइंट्स थे क्या, वो देख लेते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि ज़्यादातर पावर प्रोविंसेस को दी जाए, यानी कि स्टेट को दी जाए। यहाँ पे ज़्यादातर पावर नहीं, एक्चुअली वो रेजिड्यूरी पावर्स की बात कर रहे थे कि रेजिड्यूरी पावर्स गिवन टू प्रोविंसेस। दूसरा, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे, यानी सेंटर का प्रोविंसेस यानी स्टेट पर कोई कंट्रोल ना हो। तीसरा, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जो सिंध है, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, जो कि बॉम्बे है वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, उन दोनों को अलग किया जाए। मैं 3 ही पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब।